नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चैनल पे मनी माइंडसेट के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं। एक तो कैसे हमारी मानसिकता रहती है पैसे के बारे में, और फिर हमें अगर प्रॉस्पेरिटी चाहिए, ज़्यादा पैसा कमाना है, तो उसके लिए भी कुछ कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ टेक्निक्स वगैरह शेयर किए हुए हैं। चैनल पे रिच डैड पुअर डैड, ये जो बहुत ही फेमस बुक है, उस पे भी 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, जो मनी माइंडसेट और हमें अगर हमारे पैसे के बारे में हमें कैसे सोचना है, कैसे हमारा माइंडसेट तैयार करना है अबंडेंस के लिए, और उसके उसके एक्चुअली टेक्निक्स भी कैसे कैसे करते हैं रिच लोग, तो वो भी उसमें शेयर किए हुए हैं। आज उसी सीरीज में एक मैं अलग बुक ले रही हूँ। ये है साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसेल का बुक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा बुक है ये। सो मैं अवश्य रिकमेंड करूंगी। मैं इसमें लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आपको लगे तो आप उसको लेके पढ़ सकते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड दैट। तो आज इस बुक में से कुछ जो मुझे पसंद आए, ऐसे 10 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पुस्तक में आप हमारे पैसे के बारे में, हमारा एटीट्यूड, फिर पैसे मतलब कमाने के इसमें या फिर उसको खर्च करने के लिए और उसको बचा के रखने के लिए, सो ऐसे सारी चीज़ों के ऊपर बात की हुई है। और इसका बेसिक ये है कि हम मतलब पैसे हमारे यहाँ ज़िंदगी में इस वजह से नहीं होते कि हमें क्या पता है उसके बारे में, लेकिन एक्चुअली जो पता है उसका हम उपयोग कैसे करते हैं, हमारा जो बर्ताव है उसके बारे में, मतलब हमारा बिहेवियर ये डिसाइड करता है कि हमारे पास कितने पैसे हैं और हम कितना प्रॉस्पेरस है ज़िंदगी में। तो देखते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप देखिए कैसे लग रहे हैं आपको ये पॉइंट्स। तो सबसे पहला जो उन्होंने पॉइंट है वो बहुत अच्छा है कि हर एक व्यक्ति का अपना एक पैसे के बारे में एक अलग एटीट्यूड होता है, और वो एटीट्यूड या वो उसकी मानसिकता उस पर निर्भर है कि वो कब किस परिस्थिति में बड़े हुए, उनके घर की परिस्थिति कैसी थी, उनके मतलब आजू बाजू की परिस्थिति कैसी थी, उन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या देखा है, क्या सहा है। ये सारी चीज़ें वो उस व्यक्ति की मानसिकता को डिटरमाइन करती है पैसों के बारे में। तो काफ़ी समय हमें देखिए अलग अलग हम देखते हैं कि लोगों का बर्ताव अलग अलग रहता है पैसों को लेकर। तो हम ऐसे सोचते हैं, मतलब जो आजकल की नई पीढ़ी तो स्टॉक मार्केट में हो या फिर क्रिप्टो करेंसी, मतलब बहुत अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करने में बिलीव करते हैं, और उसके पहले वाली पीढ़ी सोचती है कि नहीं, ये सारा बहुत रिस्की है, हमें फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सुरक्षित है, बैंक में रखना चाहिए, मतलब ऐसे। सो ये आपको भी पता होगा कि आपके घर में भी ऐसे अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार रहते हैं। लेकिन वो जब वो बड़े हो रहे थे, जब उनकी परिस्थिति की वजह से उनके वो विचार बन गए हैं, तो इतना आसान नहीं है कि वो अभी बदलना। तो ये हमें एक दूसरे से की बातें समझते समय, मतलब एक दूसरे की ओपिनियन लेते समय, एक दूसरे के प्रति हम उनको बोलते हैं कि ब्लेम करते हैं एक दूसरे को, तो ये समझना चाहिए कि आपको समझ में नहीं आता है, या दूसरे वो बोलते हैं कि तुम्हें मैं जो बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे जो हमारे संवाद चलते रहते हैं एक दूसरे से, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो वो परिस्थिति से गुजरे हैं, उसी परिस्थिति से उनके मत बन गए हैं अभी, तो वो बदलना काफ़ी मुश्किल होता है। और कभी कभी कैसा होता है ना, जो लोग उसमें से गुजरते हैं उनका नज़रिया बहुत अलग होता है। उन्होंने जो सहा है वो कोई दूसरा सिर्फ पढ़ के या सुन के उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। वो जो इमोशनल, वो जो भावनाओं का जो ये है उनके मन में, जो डर हो या कुछ भी बैठ गया है, वो दूसरे को सिर्फ उनकी परिस्थिति सुन के उसका पता नहीं चलता है। तो उन्होंने लेखक ने उदाहरण दिया है कि मतलब जो लोग 1970 साल 1970s में जो बड़े हुए हैं, तो उन्होंने देखा है कि स्टॉक मार्केट 10 साल में 10 गुना बढ़ गया ऐसा। और जो 1950 में थोड़े समझदार हो गए, तो तब उन्होंने देखा कि मार्केट बिल्कुल हिला ही नहीं 10 साल में। तो जो उस टाइम जो बड़े हुए हैं उनकी मानसिकता और अभी जो है उनकी मानसिकता में बहुत अंतर है। सो अभी हम हमारे देश में भी देख सकते हैं, जो 70s में जो बड़े हुए हैं या अभी जो बड़े हुए हैं, उनकी मानसिकता में हम काफ़ी फर्क देख रहे हैं पैसों को लेकर, फिर वो खर्च हो, सेविंग हो, हर चीज़ के बारे में। तो ये एक दूसरे से हमें का व्यू, एक दूसरे की बात सुनते समय ये हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अभी दूसरा मुद्दा क्या है कि वो कहते हैं कि हम हमेशा
लक को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं जब हम किसी के सक्सेस के बारे में सोचते हैं, जब किसी के यश के बारे में सोचते हैं कि उन्होंने कैसे सफलता प्राप्त की है। तो क्या होता है कि जब कोई भी हमारी ज़िंदगी की सफलता दो चीज़ों पे रहती है, ऐसे उनका कहना है। एक तो है कि हमारे पास स्किल्स क्या क्या है, मतलब क्या क्या कौशल है हमारे पास, और दूसरी चीज़ है कि लक का, जो हमारे नसीब का जो हमें साथ मिला है। ये दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन रहता है हर एक व्यक्ति की सफलता में। तो अक्सर क्या होता है कि हम किसी सक्सेसफुल या व्यक्ति को फॉलो करते हैं, तो हम सोचते हैं कि वैसे ही अगर हम सब चीज़ें करेंगे तो हम भी उतने ही यशस्वी हो जाएंगे। आजकल तो बहुत ऐसे लोग आइडियलाइज करते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को या ऐसे लोगों को, लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है बिल गेट्स जी का। तो वो कहते हैं कि बिल गेट्स आप सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, लेकिन वो कहते हैं कि वो जब वो स्कूल में थे तो उनका एक बहुत कम स्कूल में उस समय कंप्यूटर हुआ करते थे, लेकिन बिल गेट्स जब उनकी हाई स्कूल में उनको एक्चुअली कंप्यूटर देखने को मिला, उस पर काम करने को मिला, उसमें सीखने को मिला, और तभी से उनकी ये दृष्टि हो गई कि अभी उनका सपना था कि हर घर में कंप्यूटर होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का ये किया। तो अगर उनके स्कूल वो रहता ही नहीं तो शायद वो उनके दिमाग में ये सोच आती नहीं। तो ये एक उनके लिए नसीब का भाग है कि वो उस स्कूल में जाते थे, वो ऐसे एरिया में था जहाँ पे कंप्यूटर थे, क्योंकि उस समय यूएस में भी किसी स्कूल में कंप्यूटर नहीं होते थे। सो ऐसे तो ये लक का पार्ट था कि उसकी वजह से उनको प्रेरणा मिली। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें हमेशा जब हम लोगों की सफल लोगों को की ओर देखते हैं तो हमें काफ़ी सारे सफल लोगों के बीच में देख के ऐसा देखना चाहिए कि क्या पैटर्न है, मतलब क्या है कि जो इस सब लोगों में कॉमन है। तो इससे हमें ज़्यादा फायदा होगा, ना कि किसी एक को ही फॉलो करके कि जैसा मैं उनके जैसा ही मैंने किया तो मैं उतने ही सक्सेसफुल हो जाऊंगी, ऐसा नहीं है। सो वी हैव टू ऑलवेज लुक फॉर पैटर्न्स। अभी तीसरा जो मुद्दा है कि हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और वो है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कब हमें बस करना है, मतलब कब कहना है कि इनफ, ये इनफ है, बस है अभी हमें, कब हमें वो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि अभी जितना मुझे मिल गया है उतना काफ़ी है, ऐसा लगना चाहिए। क्योंकि हर मतलब सिर्फ पैसे ऐसे नहीं, गोल, हर कोई भी गोल के बारे में कभी कभी हम हमारे आगे के, हमारे इससे ऊपर जो लोग हैं उनके हमेशा उनकी तरफ देखते रहते हैं, और हमेशा हमारा गोल आगे आगे करते जाते, गोल पोस्ट कि अभी इतना हुआ है तो नहीं है, मेरे से ऊपर और लोग हैं, मेरे से ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, मेरे से ज़्यादा किसी कंपनी में भी मतलब मेरे से ये पोस्ट के लोग हैं, ऐसे। सो हमारे ये हमेशा ऐसे गोल बदलते रहते हैं, और कभी कभी इस ऐसे गोल बदलने के चक्कर में हम ऐसे डिसीजंस लेने लगते हैं कि वो हम जो है वो भी गवा देते हैं। सो उन्होंने एक बहुत अच्छा एक उनका कोट है कि देयर इज नो रीजन टू रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर वॉट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। सो हमें ये पता होना चाहिए कि कब कहाँ हमें रुकना है, या जो अभी हमें मिला है, जो सफलता मिली है, जो पैसे मिले, वो हमारे लिए इनफ है। क्योंकि फिर उसके बाद कभी कभी हम गलत निर्णय लेना शुरू कर देते हैं, और जो है वो भी गवा सकते हैं। सो और मतलब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है कभी कभी, तो हम सिर्फ वो हमारा ईगो के लिए हमें लगता है कि नहीं और पैसा चाहिए, और ये चाहिए, और वो चाहिए, ऐसे। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, आपने भी सुना होगा कि कितने सारे लोग अलग अलग स्कैम्स में फंस जाते हैं, या फिर कहीं अपना कमाया हुआ पैसा किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं, किसी ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं, और सारा ही डूब जाता है। तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। अभी चौथा मुद्दा है, और वो है कि मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। सो हम अक्सर ऐसे मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का ये है कि हमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम पैसे या पैसे ज़्यादा कमाना, ज़्यादा पैसे हासिल करना, इस बारे में सोचते हैं, और वो है पेशेंस। सो अक्सर हम क्या करते हैं, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी हमें अच्छे से अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। तो उन्होंने एग्जाम्पल वॉरेन बफे जी का दिया है कि वो दुनिया में सबसे अमीर लोगों में से एक है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने, अगर आप देखें तो उन्होंने 10 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू किया, अभी तो वो 90s में है, और उनकी 99.9% जो उनकी जो संपत्ति है वो उन्हें कंपाउंडिंग से मिली है। तो इसके लिए, कंपाउंडिंग के लिए हमें पेशेंस की ज़रूरत है। तो कोई भी हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं या कुछ करते हैं तो पहले वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है,
और बाद में वो एक्सपोनेंशियल कर्व में ग्रो होता है। लेकिन हमें वो पहले जब धीरे होती है तब हमें पेशेंस रखना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में हो, कहीं भी हो, आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे नहीं कि रातों रात आपको उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है जब आपको। तो ये साइकोलॉजी ऑफ मनी का एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। अभी उसके बाद का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है। हम हमेशा सोचते हैं कि पैसे, सेविंग हमारा क्या है। सेविंग हमारा है कि हमारा जो हम इनकम है उसमें से अब जब हम खर्चा माइनस करते हैं तो वो सेविंग है। तो इधर ये एक अलग डेफिनेशन, अलग एक इक्वेशन देते हैं कि वो कहते हैं कि सेविंग क्या है। सेविंग इज इक्वल टू हमारा जो इनकम है माइनस आर ईगो। ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं कि जो हमें ज़रूरत नहीं होती है, हम सिर्फ अपनी ईगो को खुश करने के लिए वो सारी चीज़ें लेते हैं। और ये जो सेविंग का जो ये रेट है, ये हम हमारे कंट्रोल में है। कभी कभी हमें लगता है कि हम सिर्फ सोचते हैं कि हमारा इनकम जो आ रहा है पैसा, और जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से हमें जो रिटर्न मिल रहे हैं, यही हमारे इनकम के सोर्स है और इसी से ही सेविंग बनता है। लेकिन ऐसे नहीं है। जब हम हमारे खर्च कम करते हैं और हम हमारा एक सेविंग रेट फिक्स करते हैं कि इतना मुझे बचाना है मेरे इनकम में से, तभी हम हमारी वेल्थ ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए आपके भी कितने एक्सपेंसेस है कि जो ईगो बेस्ड है या एक्चुअली वो एक्सपेंसेस है। तो ये जब हम हमारा सेविंग रेट कंट्रोल करते हैं, मतलब जब हम हमारा सेविंग रेट फिक्स करते हैं कि कम भी पैसे आए लेकिन उसमें से हम ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें एक फ्रीडम देता है कि बाहर की परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हम हमारा सेविंग कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है इसमें। अभी उसके बाद का मुद्दा है, कि सबसे ज़्यादा पैसा होने का मतलब क्या है, या सबसे ज़्यादा पैसा होने का फ़ायदा क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि पैसा हमारे लिए समय खरीदता है। मतलब हम पैसे से समय खरीद सकते हैं, ऐसी चीज़ें करने के लिए जो हम मन से करना चाहते हैं, हमारा मन वो करने में हमें आनंद मिलता है। तो ये चीज़ें के लिए हमें समय चाहिए और वो समय हम पैसे से खरीद सकते हैं। तो ये मतलब वेल्थ की निशानी ये है कि हम उससे कितना समय बचा रहे हैं अपने लिए, और इससे हमें हमारे ऑप्शंस बढ़ते हैं। जो चीज़ें हम करना चाहते हैं उसमें हमारे ऑप्शंस बढ़ते हैं, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। मतलब हम अलग अलग चीज़ें करके देख सकते हैं अगर हमारे पास पैसा है तो। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सिर्फ सोचते हैं कि मतलब पैसे से क्या यूज़ है, तो पैसे से घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, लेटेस्ट फ़ोन ले सकते हैं, ऐसा। लेकिन उससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम खरीद सकते हैं वो है समय। तो देखिए आप समय खरीद रहे हैं क्या पैसे से। अभी उसके बाद का जो मुद्दा है वो है कि मतलब वेल्दी होना, और वेल्दी रहना, ये दो अलग चीज़ें हैं। जब हमें ज़्यादा पैसे कमाने हैं, जब हमें ज़्यादा वेल्दी रिच मतलब श्रीमंत बनना है, तब हमारे एटीट्यूड अलग रहता है, तब हम रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। लेकिन अगर हमें वेल्दी मतलब कमाया हुआ पैसे बचाना है, हमें वेल्दी रहना है, ऐसे नहीं कि कमा लिया और सारा गवा दिया, तो रहने के लिए हमारी माइंडसेट अलग होना चाहिए। तब हमें ये डर होना चाहिए कि ये पैसा जैसे आया है वैसे जा भी सकता है। हमें तब सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है अगर हमें वो हमारा जो कमाया हुआ पैसा है वो मेंटेन करना है। तो ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी उसके बाद का जो मुद्दा है कि अक्सर हम पैसे आते तो सोचते हैं कि हम बड़ी गाड़ी लेंगे, बड़ा ही घर चाहिए, ये चाहिए, हम ऐसे सारी हमारी लिस्ट रहती है। और हम ये सोचते हैं कि अक्सर लोगों के मन में ये रहता है कि ये सारी की चीज़ें क्यों चाहिए, कि ये सारी चीज़ें जब मेरे पास होंगी तो बाकी के लोग मेरी तरफ आदर से देखेंगे, मुझे आदर देंगे, मुझे रिस्पेक्ट देंगे, या फिर मेरे प्रति खुश होंगे, या फिर ऐसे, तो वो एडमायर करेंगे मुझे, ऐसे सोचते हैं हम। लेकिन लेखक का कहना है कि ये सारी चीज़ें, कोई अगर हमें हमारी बहुत फैंसी कार के साथ देखता है तो वो एक्चुअली हमें नहीं देखता है, मतलब वो उसके मन में हमारे प्रति कुछ नहीं होता है,
वो सिर्फ गाड़ी को देख रहा होता है व्यक्ति, और ऐसे सोच रहा है कि मुझे कब ऐसी गाड़ी मिलेगी। सो हम मतलब उसको एसोसिएट करते हैं कि मेरे पास ये सारी होंगी तो मुझे कितना प्रेम या आदर मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक व्यक्ति जो हमें अपने बड़े से घर में या गाड़ी में कहीं भी देखता है, तो वो अपने बारे में सोचता रहता है कि मैं ये कैसे, मुझे ये सारी चीज़ें कैसे मिलेंगी, मैं ये गाड़ी में कैसे दिखूंगी या दिखूंगा। तो ऐसे ये भ्रम में मत रहिए कि गाड़ी या अपना घर और ये ऐसी सारी चीज़ें, फैंसी चीज़ें आपको रिस्पेक्ट देगी। इसलिए तो वो कहते हैं कि सेविंग्स इज इक्वल टू अपना अर्निंग माइनस ईगो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, लगता है ऐसे, पर ऐसे होता नहीं है। अभी उसके बाद का जो पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें अक्सर ये देखना चाहिए कि हम जो अभी पैसा है हमारे पास, वो उसका कितना रिस्क हम उस पैसे से ले सकते हैं। मतलब कभी कभी कैसे होता है कि हमें लगता है कि हमारे पास अभी काफ़ी पैसे हैं, तो थोड़े गए भी तो हम सरवाइव कर सकते हैं, 1-2 साल तो हमारा आराम से चल जाएगा, कुछ मिला नहीं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि जब पैसे जब चले जाते हैं, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट ठीक से नहीं चल रही है, देख रहा है कि वो नीचे जा रही है, तो कभी कभी लोग वो इमोशनल ये नहीं सहन कर पाते कि मतलब सबको ही बुरा लगता है ना, पैसे अगर हमारे कहीं डाले हैं और वो नीचे जा रहे हैं, दिख रहा है, तो पैसे तो हम मतलब पैसे की साइड से ठीक होगा, लेकिन हम ये बहुत इमोशनली ये नहीं सह पाते हैं कि वो काफ़ी लोगों को डिप्रेशन आ जाता है या फिर वो बहुत बुरा लगने लगता है जब ऐसे जाते हुए देखते हैं। सो ये हमारा इमोशनल ये कितना है कि हम ये सहन कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ हो, इस हिसाब से ही हमें रिस्क लेने की ज़रूरत है। तो ये हमारा ये ध्यान में, मतलब ये साइकोलॉजी ध्यान में लेना बहुत ज़रूरी है। और अभी उसके बाद का जो आखिरी मुद्दा मैं शेयर करने वाली हूँ वो है कि हमें अक्सर क्या होता है कि अभी जो हमारे खर्चे हैं, अभी जो हमारे में कमिटमेंट्स हैं, तो उसके हिसाब से हम फ्यूचर सोचते हैं कि अभी इतने में मेरा हो रहा है, तो मेरे को मतलब आगे भी कितने पैसे लगेंगे, वो हम ऐसे एक प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन अक्सर हम ये ठीक से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आगे भविष्य में हमें कितने पैसे लगने वाले हैं। मतलब जब आप भी देखिए कि किसी की शादी नहीं हुई है, कोई अकेले है, तो उनका ये रहता है कि अभी मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, इतने में मेरा सब हो रहा है, अच्छे से मैं जी सकती हूँ। लेकिन अभी हम ये ध्यान में नहीं लेते हैं कि जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर कभी हमें, अभी तो हमें घर वगैरह की ज़रूरत नहीं, पर आगे हमें घर लगता है, बच्चों के एजुकेशन के खर्चे होते हैं, हमें अगर कुछ आगे पढ़ना है तो उसके लिए खर्चे होते हैं। तो हम ये फ्यूचर में कितने पैसे लगेंगे, या फिर ऐसे जैसे उम्र ढलती है तो मेडिकल बिल्स बढ़ते हैं, तब वो मेंटेन करना, जो अभी की लाइफस्टाइल है वो मेंटेन करने के लिए इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी अच्छे से साइंस दिखाते हैं कि हम अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं ये सारी चीज़ें, कि भविष्य में कितना कैसा लगने वाला है, कैसे हम क्या सोचने वाले हैं, हमें क्या ज़रूरतें कैसे बदलने वाली है। तो इसलिए ये सब ध्यान में रखना चाहिए जब हम आज इन्वेस्ट करते हैं, जब हम आज पैसा खर्च करते हैं, कि ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना भी ज़रूरी है कि आगे हमें क्या लग सकता है, या हमारी इंटरेस्ट बदल सकते हैं। अभी जो लग रहा है कि मुझे ये नहीं लगेगा, मैं कभी घर नहीं खरीदूंगी, मैं किराए के मकान में ही जिंदगी भर रहने वाली हूँ, मुझे शादी ही नहीं करनी है, ऐसे कुछ भी आपके अभी धारणा हो सकती है, लेकिन 10 साल में वो बदल सकती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें जो अभी फाइनेंशियल जो अभी कमिटमेंट जो करना है, हमें जितना हम खर्चा करें, क्योंकि ऐसे ना ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा स्टाइल में, लोग आज कमा रहे तो आज खर्चा कर देते हैं, और तब फिर बाद में आगे जाके लगता है कि नहीं, अरे मुझे तब सेविंग करना चाहिए था जब मेरे पास पैसे थे और मेरी इतनी कमिटमेंट्स नहीं थी। तो इसलिए अभी ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्लान करें, जब आप अपना फाइनेंशियल ये देखें, तो ये चीज़ें ध्यान में रखें कि आगे आपकी लाइफस्टाइल, आपका ये सारी चीज़ें बदल सकती हैं, ज़रूरतें बदल सकती हैं, और उसके हिसाब से आपको पैसा कम ज़्यादा लग सकता है। तो ये ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि पैसे कमाना कैसा है, उसके बारे में सोचना कैसा है।
वो जो मिला हुआ पैसा कितनी रिस्क लेनी है उसके साथ, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं इतने स्कैम्स होते हैं, कभी कभी ज़्यादा रिटर्न्स के इसमें लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और जो है वो भी चला जाता है। सो कितनी ज़िंदगी में उसके बारे में रिस्क लेनी है उसका, तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि हम सफल होंगे या नहीं। हम वो जो मिली हुई अबंडेंस है, वेल्थ है, वो हम मेंटेन कर सकते हैं यानी ज़िंदगी भर। तो इसलिए साइकोलॉजी ऑफ मनी बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। सो आपको बताइए मुझे आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, और अगर आपने पढ़ी हो तो वो भी बताए, शेयर कीजिए कमेंट में। और ऐसे ही अगले वीडियो में मैं एक नए विषय के साथ मिलूंगी। नमस्ते, थैंक यू।